नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑन अ वेरी क्रूशियल टॉपिक दैट इज अबाउट द कोल्ड वॉर एरा। दोस्तों, हम एक ऐसे एरा की बात कर रहे हैं इन विच पीपल हैव प्रेडिक्टेड दैट वर्ल्ड वॉर 3 इज गोइंग टू हैपन एंड विल श्योरली हैपन। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका प्रीवियस अपलोडेड वीडियो जरूर देखा होगा, इन विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि देखो कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, जिसको कि आप सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के नाम से जानते हो, ये पूरा एरा कहलाता है कोल्ड वॉर का एरा, जिसमें दो सुपर पावर्स, दो कंट्रीज, एक तरफ थी यूएस, एक तरफ थी यूएसएसआर, ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों एक तरीके की आइडियोलॉजी सुपर इंपोज करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड ओवर में। दोनों अपने तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम्स को सुपर इंपोज करना चाहते थे। ये किस पे सुपर इंपोज करना चाहते थे? ये उन कंट्रीज पे सुपर इंपोज करना चाहते थे जो हाल ही में आजाद हुई थी, बहुत सी कॉलोनियल जो पहले कॉलोनी के अंडर में आती थी, जैसे कि इंडिया जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ऐसी बहुत सी कॉलोनीज, जैसे हमने जो बात करी क्यूबा के बारे में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ते हुए कि स्पेन की कॉलोनी थी, इस तरीके से बहुत से आजाद हुए हुए देश जो कि या तो डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आते थे या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो आज भी इस चीज को सुनते हो कि जो साउथ सुडान और मेजर अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। इंडिया कम्स अंडर इमर्जिंग इकोनॉमी, बहुत सी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। इस तरीके के कैटेगराइजेशन जो है आप न्यूज में जरूर देखते होंगे जब भी आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो और अदर बिजनेस न्यूज पढ़ते हो। तो इस एरा में, कोल्ड वॉर के एरा में, आई हैव लूजली यूज्ड वन वर्ड दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड विद सर्टेन अदर कंट्रीज, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जवाहरलाल नेहरू जी हैज इनिशिएटेड a movement by the name of non-aligned movement। non-aligned movement को समझने के लिए यह लेक्चर बनाया गया है। non-aligned movement के हम एक एक निटी ग्रिटी को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। non-aligned movement क्यों लाए, इस पे हमारी क्या इंटरेस्ट था। कोई भी कंट्री, कोई भी पॉलिसी, कोई भी मूवमेंट जब तक नहीं चलाती, कोई भी एक्सपीडिशन जब तक नहीं करती, जब तक कि उसमें उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ना हो, कोई भी कंट्री किसी से अलायंस नहीं बनाती जब तक कि उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई भी कंट्री किसी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में एंटर नहीं करती जब तक कि उसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, तो हम भी वैसे ही हैं, ठीक है। वी ऑलवेज लुक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट। सबका भला हो मगर पहले अपना भला हो, ठीक है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मगर पहले खुद के लिए। तो ये चीज हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पे जब भी आप कोई भी न्यूज फॉलो करोगे आज के बाद, ये चीज हमेशा हम लोग याद रखेंगे। बात करेंगे अलायंस पे, तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए आप लोगों के लिए कि अलायंस क्या होता है। अलायंस दोस्तों बहुत तरीके से हो सकता है। अलायंस जैसे मान लो कि आप अपने क्लास में बैठे हो, क्लासमेट से आप बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल हो, ठीक है। आपने एक अलायंस बना लिया कि चल आज से तेरे को कोई भी मारेगा तो मैं देख लूंगा, राइट। तो इस तरीके के अलायंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे बहुत ज्यादा अच्छा हो, आपने उसके साथ अलायंस बना लिया कि ठीक है ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, ये मैं तुझे दूंगा, तेरा वो सब्जेक्ट अच्छा है, तू वो मुझे पढ़ा देना। तो इस तरीके से वर्ल्ड ओवर एक इंटरनेशनल एरिना में भी बहुत तरीके के अलायंस बनाए जाते हैं। जैसा कि आप बहुत बार न्यूज में पढ़ते होंगे कि इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सर्टेन कंट्री। वी हैव मतलब किसी के साथ हमने बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू एशियन नेशन से, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ट्रेड कर बढ़ाने की, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन एंड कल्चरल कोलैबोरेशन की कोशिश करी। इन सब तरीके से हम अलायंस को समझेंगे। अब दोस्तों वापस कहानी पे आते हैं, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की कहानी है। ये कहानी है एक कोल्ड वॉर एरा की। फिर से आपको लेके चलता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, दो सुपर पावर्स इमर्ज होती हैं। एक का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे का नाम था यूएसएसआर, जिसको कि आप सोवियत यूनियन के नाम से जानते हो। दोस्तों जब ये दो सुपर पावर्स बन के निकलती हैं, ये बनाना शुरू करती हैं अलायंस, या मैं यूं कहूं कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज जो होती हैं वो या तो मर्ज या फिर अलायंस बनाना शुरू करती हैं यूएस के साथ, या अलायंस बनाना शुरू करती हैं यूएसएसआर के साथ।
अब आपका सवाल यह होगा कि यह अलायंस बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि दोस्त जैसा आप आज की भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर देखो तो हम भी किसी ना किसी देश के साथ टिल्ट रखने की कोशिश करते हैं, झुकाव रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े, कोई हम पे मुसीबत आए तो वो देश हमको मदद करे। ये भी वही टाइम पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड एरिना में बहुत अनसर्टेनिटी थी, कोई भी किसी पे भी अटैक कर देता था, कोई भी कहीं पे भी वॉर में एंगेज हो जाता था। इस तरीके की सिचुएशन, कंटिंजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए हर कोई चाहता था कि मैं किसी ना किसी सुपर पावर के साथ में, या तो यूएस या यूएसएसआर के साथ में अपना एक अलायंस बनाऊं, ताकि मुझ पे कोई भी अटैक हो तो या तो मुझे यूएस बचाने आ जाए या यूएसएसआर बचाने आ जाए। तो ऐसा ही होता है, यूएस के साथ में जो भी कंट्रीज अलायंस बनाती हैं उसको बोला जाता है वेस्ट अलायंस, और यूएसएसआर के साथ में जितनी भी कंट्रीज अलायंस बनाती हैं इसको बोला जाता है ईस्ट अलायंस। सबसे मेजर बाइफर्केशन देखने को मिला यूरोप का। यूरोप की ईस्टर्न ब्लॉक, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पूरे यूरोप में जब आप उसके ईस्टर्न साइड देखोगे वो मर्ज हो गई या अलायंस बना लिया यूएसएसआर के साथ में। वहीं यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज को जब आप देखोगे तो उन्होंने अलायंस बना लिया यूएस के साथ में। इसी कारण से इनको बाइफर्केट किया गया वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस में, या वेस्ट अलायंस, ईस्ट अलायंस। ईस्ट अलायंस मतलब यूएसएसआर वाला ग्रुप, वेस्ट अलायंस मतलब यूएस वाला ग्रुप। अब क्योंकि इन्होंने अलायंस बनाया, अब आपका सवाल हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि चलो मैंने छोटी कंट्री का तो इंटरेस्ट बता दिया आपको कि छोटी कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट था अलायंस बनाने में, क्यों वो बड़ी सुपर पावर के साथ मिलना चाहते थे, क्या उनके कीन इंटरेस्ट थे या क्या उनको लगता था कि ऐसा हो जाएगा। आपका यह भी सवाल आ रहा होगा कि बड़ी सुपर पावर्स उनको क्यों अलायंस बना रही थी। बड़ी सुपर पावर्स को तो कोई जरूरत नहीं थी, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनके पास उनकी खुद की मिलिट्री, नई से नई टेक्नोलॉजी, हर चीज थी, वो तो खुद वॉर वेज कर सकते थे। बड़ी सुपर पावर्स को क्या जरूरत थी अलायंस बनाने की या सपोर्ट की इन छोटे छोटे देशों की। तो देखते हैं, यह बिल्कुल वही जरूरत थी जो आज यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूर कर देती है अफगानिस्तान को इन्वेड करने के लिए, इराक को इन्वेड करने के लिए, वहां के रिसोर्सेस, वहां का ऑयल। यह वही सिचुएशन थी जो आज रशिया को मजबूर कर देती है सीरिया में अपना एक पपेट बैठाने की असद। यह वही सिचुएशन थी जो आज यूएस को मजबूर कर देती है सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की, असद को ओवरटर्न करके दूसरा अपना पपेट गवर्नमेंट बैठाने की। यह क्या थी ये देखते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन पुटअप है पहला, व्हाई सुपर पावर नीड अलायंसेस। सुपर पावर को अलायंसेस की क्या जरूरत थी। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि छोटी छोटी कंट्रीज में बहुत से, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की मैं बात कर रहा था जो आज लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आती, वहां पर रिसोर्सेस की कीमत है। They don't have the technology to extract, to exploit those resources, मगर इन डेवलप्ड कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर के पास में वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो वहां पे जाके उन देशों के रिसोर्सेस निकाल के अपना खुद का फायदा कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी और यही वो मजबूरी है यूएस की कि उसको इन्वेड करना पड़ता है इराक को, ठीक है, ऑयल रिसोर्सेस। इसी के बाद में अगर आपको किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करना है तो यू नीड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस टू अटैक अदर कंट्रीज। जैसे आज अगर आपको साउथ चाइना सी या इंडियन ओशन में किसी कंट्री पे अटैक करना है, या इनफैक्ट इंडियन ओशन रीजन में जो ट्रेड चलता है उसको निगरानी रखनी है, तो यूएस क्या चाहेगा, इंडिया के साथ उसके रिलेशंस अच्छे करना, या फिर श्रीलंका के साथ। जैसे आज जो चाइना अपनी पॉलिसी हम्बनतोता पोर्ट पे, हम्बनतोता पोर्ट की 99 ईयर की लीज ले लेता है, वो क्यों लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में उसका डोमिनेंस क्रिएट कर पाए, ठीक है। उसको इतना छोटा सा देश है श्रीलंका, कोई नेचुरल रिसोर्सेज, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, मगर फिर भी चाइना उसके पीछे पड़ा है। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी की बात करें, आज एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है साउथ चाइना सी। ऐसा क्यों? अगेन ट्रेड रूट है, अगेन नेचुरल रिसोर्सेस है। ये मैंने आपको साउथ चाइना सी जब बता रहा था, मैंने आपको पढ़ाया था। आज हर कंट्री जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रही है साउथ चाइना सी में। इनफैक्ट यूएस जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर है, वो भी अपनी मिलिट्री, अपने एयरक्राफ्ट, अपनी शिप के थ्रू वहां पे बार बार सर्विलेंस करने की कोशिश करता है कि कहीं चाइना अपना डोमिनेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा। ये सब कारण थे और ये सब चीजें थी जिस कारण से कि एक सुपर पावर को भी इन छोटे छोटे देशों की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया,
वो सबसे बड़ा कारण है अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करना। जब आपको लोग सपोर्ट करते हैं तो यू कैन प्रूव टू अदर्स कि देखो आज मुझे 100 लोग सपोर्ट करते हैं, या दैट मीन कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही है, इस कारण से आप भी मुझे फॉलो करो। दैट बेसिकली अ शीप फैक्टर, इसको शीप फैक्टर बोला जाता है कि अगर आपके पीछे 100 लोग चल रहे हैं तो बाकी के 200 लोग उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसके पीछे 100 लोग चल रहे हैं। जनरली होता है ना, किसी दुकान पे अगर ज्यादा भीड़ हो तो हम क्या परसीव करते हैं कि ये दुकान अच्छी सामान बेचती है, ठीक है। इट्स जस्ट द साइकोलॉजिकल परसेप्शन। तो दोस्तों वापस कहानी पे आते हैं। अभी तक हम बहुत बेसिक पॉइंट्स कवर करके फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमें एक सुपर पावर को अलायंस बनाने की जरूरत पड़ती है, कैसे कोल्ड वॉर एरा में दो तरीके के अलायंस बनते हैं, यूएस यूएसएसआर, जिसको कि वेस्ट अलायंस ईस्ट अलायंस बोलते हो। अब ये अलायंस क्या करते हैं, क्योंकि अलायंस तो बना लिया, ये अलायंस कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं जो कि कंटिंजेंसी सिचुएशन में अगर कोई इन पे अटैक करता है तो इन इंस्टीट्यूशंस को ये लोग सीन में ले आए और फिर सामने वाले पे अटैक करें। जैसा कि हर चीज को करने के लिए यूएस हमेशा आगे रहता है, तो इस चीज में भी आगे था, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर होने में भी आगे, तो यहां पे भी उन सबसे आगे था। यूएस ने इनिशिएट करा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम की, जहां पे बहुत से देश आके मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी टू कर्ब यूएसएसआर और यू कैन ऑल्सो कंसिडर ईस्ट अलायंस। ईस्ट अलायंस को दबाने के लिए इस नाटो का क्रिएशन किया गया इन 1949। And in fact, not only NATO, US has also initiated certain other organizations by the name of SEATO, Southeast Asian Treaty Organization, Central Treaty Organization। इन सबको ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कंट्रीज के साथ में, जैसे आप देख सकते हो साउथ ईस्ट एशियन नाम से समझ में आ रहा है कि यूएस ने कौन सी कंट्रीज के साथ में अलायंस बनाया होगा। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम समझ में आ रहा है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इन सब में यूएस अलग अलग देशों के साथ जा जाके अलायंसेस बना रहा था। और अब यूएसएसआर जो कि अदर सुपर पावर थी, वो बैठ तो नहीं सकता था चुप, तो वो भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने देखा 1949 में कि जब ये लोग नाटो बना के ला रहे हैं तो इन्होंने सोचा हम भी कुछ ऐसे अलायंस बनाते हैं। ये शुरू करते हैं, वॉर्सो पैक्ट को सीन में लाते हैं और फाइनली वॉर्सो पैक्ट जो है वो ईस्ट अलायंस का एक हूबहू ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नाटो जैसा निकल के आता है, जिसमें कि कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को कि अगर आप पे वॉर होगी तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से और ये जो अलायंस है ये स्ट्रेंथन होता है, इसकी रिजिडिटी बढ़ती है, कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आगे आती हैं। अब यहीं पे इमर्ज होता है दो शब्द का, जिसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। अब फर्स्ट वर्ल्ड में वो कंट्रीज आती हैं जो थी वेस्ट अलायंस में, मतलब कि यूएस सपोर्टर्स और यूएस खुद। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज उनको बोला जाता है यूएसएसआर या उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज। तो फर्स्ट वर्ल्ड हो जाएगा ये, सेकेंड वर्ल्ड हो जाएगा ये। इसी के साथ एक और थर्ड वर्ल्ड जो है वो भी इमरजेंस होता है उसका। थर्ड वर्ल्ड में वो सारी कंट्रीज आती हैं जो हाल ही में इंडिपेंडेंट हुई थी या इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, उनके पास लोगों के यहां खाने को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, खाने को नहीं था, वहां पे किसी भी तरीके की अमेनिटीज अवेलेबल नहीं थी, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं था, बिल्कुल अभी अभी वो लोग आजाद हुए थे। अब इमेजिन करो कि जो देश अभी हाल में आजाद हुए हैं, क्या वो कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है या वो चाहेंगे कि हम किसी भी तरीके से लड़ाई में इन्वॉल्व हो? और जो पहले कॉलोनीज बना बना के बड़े बड़े देशों ने हमारा शोषण किया है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया है, वी हैव रेड ना दादाभाई नारोजी's इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। तो क्या हम चाहते कि हमारा वापस से कोई एक्सप्लॉइटेशन करे, हमारे यहां पे आके वॉर वेज करे, किसी दूसरी कंट्री से नुकसान हमारा हो? ऐसा हम क्यों चाहेंगे? आपकी लड़ाई है, आप देखो। यही कॉन्सेप्ट हमारे नेहरू जी को समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट से इमर्ज होती है एक बहुत बड़ी मूवमेंट जिसको नाम दिया गया नॉन अलाइन मूवमेंट। दोस्तों इंडिया ने कुछ और कंट्रीज के साथ में मिलके, कुछ और कंट्रीज के लीडर्स के साथ में मिलके एक मूवमेंट को अंजाम दिया जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट। अब ये लीडर्स और कौन थे नेहरू जी के अलावा? जैसे जीबी टिटो यूगोस्लाविया, नासेर इजिप्ट के, सुकर्णो इंडोनेशिया और निक्रुमा घाना। ये 5 कंट्रीज विद इंक्लूडिंग इंडिया
ये 5 कंट्रीज ने, इन 5 कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर सोचा कि हम लोग एक ऐसा मूवमेंट लेके आते हैं कि ना हम यूएस के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे। अगर ये लोग लड़ते हैं तो हम किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। और मैं उम्मीद करता हूं दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, व्हाई नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी भी तरीके की लड़ाई में इंक्लूड होना। अब बहुत से लोगों का नॉन अलाइंड मूवमेंट को देख के ये परसेप्शन रहता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब हम किसी के भी साथ अलाइन नहीं होंगे, मतलब किसी भी वॉर में इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब हम अलूफ रहेंगे, बिल्कुल अलग थलग रहेंगे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर से। भले ही वर्ल्ड लड़े, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं। हमको यहां पे समझना पड़ेगा कि नाम का मतलब क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट से आप क्या समझते हो। नॉन अलाइंड मूवमेंट को समझाने के लिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि आप उसको इससे समझो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या नहीं है। हमारे नेहरू जी बोलते थे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन जैसे आज आप कोरोना वायरस के टाइम पे रहते हो, अलग थलग नहीं। हम अलग थलग वर्ल्ड ऑर्डर से नहीं रहेंगे, हम वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पूरे तरीके से एंगेज रहेंगे। एंगेज उस हद तक रहेंगे कि हम किसी भी कंट्री से न लड़ाई में शामिल होंगे न सपोर्ट करेंगे लड़ाई करो, इस तरीके से आइसोलेशन में रहेंगे, मगर एंगेजमेंट पूरा रखेंगे वर्ल्ड अफेयर्स में। फिर बात चलती है न्यूट्रल। क्या नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि कोई देश आपस में लड़ रहे तो लड़ने दो, नहीं। बेसिकली अगर आप एक फैमिली का एग्जांपल देखोगे तो ये आपको फैमिली जैसे ही लगेगा। व्हाट पेरेंट्स डू व्हेन देयर चिल्ड्रन फाइट, क्या वो न्यूट्रल रहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, मार डालो एक दूसरे को डंडे लेके? नहीं, वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं, वो इसको भी समझाते हैं, वो इसको भी समझाते हैं कि मत लड़ो, यू बोथ डोंट गेट बेनिफिटेड एनीथिंग, यू वोंट गेट एनीथिंग, मत लड़ो। तो यहां पे बेसिकली यहां पे भी यही चीज करी जाती थी। हमारे नेहरू जी, इनफैक्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं, वो अगर 2 कंट्री लड़ती तो उनको समझाते थे। इनफैक्ट कोरियन वॉर में, वियतनाम वॉर में, जितनी भी वॉर हुई, नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर्स गए, उन्होंने दोनों देशों को जो लड़ रहे थे समझाया कि मत लड़ो, और बहुत सी वॉर्स को इन्होंने होने से पहले रोक दिया या इन द मिड रोक दिया, ताकि बहुत बड़ी वॉर लीड ना हो। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ना आइसोलेशन है और ना ही न्यूट्रलिज्म है। न्यूट्रल रहने का मतलब होता है किसी को भी ना समझाना, बिल्कुल न्यूट्रल, लड़ लो, ऐसा नहीं होता। हम समझाते थे कि मत लड़ो, ठीक है। तो नाम का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप समझ चुके हो कि ना ये आइसोलेशनिज्म है ना ये न्यूट्रलिज्म है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की अब थोड़ी सी बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि आज इसमें 120 से भी ज्यादा देश इन्वॉल्व है। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट टुक प्लेस इन द बेलग्रेड, there were only 25 members who participated in 1961 when the first summit of this non-aligned movement took place। ये 1961 में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है बेलग्रेड में, इसकी जो स्टार्टिंग है दोस्तों, ये होती है बैंडंग कॉन्फ्रेंस से। बैंडंग, इंडोनेशिया बैंडंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, जहां पे इसका इनिशिएशन होता है कि हम एक नॉन अलाइंड मूवमेंट लेके आएंगे। ठीक है दोस्त, तो यहां तक थोड़ी सी इसकी बेसिक पॉइंट हो गए। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपको यहां पे एक पंचशील दिख रहा होगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पंचशील तो चाइना के साथ साइन की थी हमने, इसमें 5 हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे ना, तो यहां पे क्यों लिखे? क्योंकि दोस्त नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि वो इस पंचशील से ही डिराइव हुए। बेसिकली पंचशील में क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के, ठीक है, जो कि हम करते नहीं है, हम नहीं, चाइना नहीं करता हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। फिर हम बोलते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में। फिर इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, इंडिया चाइना बोलता है, जो कि कभी हुआ नहीं। उसी के बाद में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंडिया चाइना बोलता है एक दूसरे को कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेंगे, हम डोकलाम नहीं करेंगे, जो कि करते रहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से पंचशील हम चाइना के साथ साइन करते हैं, ये आधार बनता है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसको वर्ल्ड ओवर माना जाता है, इसी के बेहाफ पे जो प्रिंसिपल्स है नाम के वो डिराइव होते हैं। तो इस कारण से पंचशील इंपॉर्टेंट था। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। चलता हूं आपको लेके कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये क्या ऑब्जेक्टिव अपने साथ में लेके आया। सबसे पहला और सबसे रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव इज एंडिंग ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब 2 पोल होते हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बेसिकली उस टाइप की पोलैरिटी समझ सकते हो।
और बायपोलैरिटी दी हुई है दो देशों के लिए। जो बायपोलैरिटी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड में सिर्फ दो ही बायपोलर पावर्स रहेंगी, ये नहीं चल पाएगा, तो इसको खत्म करना है। पायनियर न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, इसके ही थ्रू, नॉन अलाइन मूवमेंट के ही थ्रू बहुत से जो न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन ट्रीटीज हैं, ठीक है, या न्यूक्लियर लिमिटेशन ट्रीटीज, जिसके कारण की न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे रोक लगाई जा सके, बहुत सी साइन हुई, बहुत सी कंट्रीज आगे आई न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ले लो, टेस्ट बैन ट्रीटी ले लो, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इस तरीके से। इसी के बाद में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जिनका उस टाइम कोई भी नहीं था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है, उस चीज को इस मूवमेंट ने बचाने की कोशिश करी, उनके लोगों के लिए काम करने की कोशिश करी, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह मूवमेंट लाया गया। ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इंडिया की आंखों से नाम को देखें कि हमारा क्या इंटरेस्ट था, क्या हम सेल्फिश थे, या हमारी कंट्री का पर्टिकुलरली क्या इंटरेस्ट था, या ऐसा सोचे कि नेहरू जी की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या विजन था नाम से जुड़ने का या इसको इनिशिएट करने का, तो वो हम यहां से देख सकते हैं। जैसे नाम के थ्रू इंडिया जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी एक पोजीशन रख सकता था, बिना किसी वॉर में इंक्लूड हुए अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था, इंटरनेशनल एरिना में इंडिया का इंटरेस्ट रख सकता था। हम इससे बहुत सी चीजें हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ले सकते थे। साथ ही ये भी चीज इंश्योर करता था कि हमको कोई सुपर पावर बुली ना करे, ठीक है। जैसे होता है ना स्कूल कॉलेज में सीनियर्स बुली करते हैं, रैगिंग जिसको आप नाम से जानते हो, तो कोई भी सुपर पावर हमको बुली ना कर पाए, हमसे कोई ऐसी एक्स्ट्राजीनियस सिचुएशन में हम अगर आ जाएं तो हम किसी की तरफ जा सके, किसी की हेल्प ले सकें, ठीक है। इस कारण से इसी के बाद में एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के साथ बैलेंस कर पाए, ये हमारा पर्सपेक्टिव था। अब इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, हमको यह बोला जाता है कि ठीक है नॉन अलाइन मूवमेंट आप लेके आए, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, मगर आप खुद ही स्टिक नहीं रहे अपने प्रिंसिपल्स पे, देखते हैं ऐसा क्यों। ऐसा बोला जाता है कि हम कोई भी सिचुएशन में फर्म स्टैंड नहीं लेते हैं। हमने देखा ना, हम ना आइसोलेशन में रहेंगे ना न्यूट्रल रहेंगे, हम एंगेज होंगे, वर्ल्ड अफेयर्स में अपनी बात रखेंगे, जो गलत करेगा उसको बोलेंगे, मगर हम ऐसा जनरली आज भी देखते हैं दोस्त कि हम वर्ल्ड अफेयर्स में कोई अपनी पोजीशन नहीं लेते। सबसे बड़ा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इजराइल और फलस्तीन का, हम नेतान्याहू को भी बुला लेते हैं, फलस्तीन के प्रेसिडेंट को भी बुला लेते हैं, ठीक है। हम दोनों को बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मगर हमने आज तक स्टैंड नहीं लिया कि वेदर वी आर विथ इजराइल और विथ फलस्तीन, या फिर हमने आज तक ये नहीं बोला कि वेदर इजराइल इज राइट और फलस्तीन इज राइट। हमने आज तक ये नहीं बोला कि वेदर जूस गॉट शुड गेट देयर प्लेस और नॉट। हम कोई भी फर्म स्टैंड लेते ही नहीं है, तो ये हमको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी के साथ ऐसा बोला जाता है कि बहुत जगह पे हमारी जो नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी है वो इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने साइन कर लिया था फॉर 20 इयर्स यूएसएसआर के साथ में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंड्स। ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंड्स हमने क्यों साइन किया था? हमने यूएसएसआर के साथ में, सोवियत यूनियन के साथ में बेसिकली एक ऐसी ट्रीटी साइन कर ली थी कि अगर हम पे कोई भी अटैक करता है तो यू विल सेव अस। तो ये तो नॉन अलाइन मूवमेंट के अगेंस्ट हो गया। बहुत से नेशंस इसको ऐसा परसीव करते हैं बाहर से, जब वो इंडिया को देखते हैं कि हम भी यूएसएसआर के अलायंस में शामिल हो चुके थे। तो दोस्तों ये तो बात थी नॉन अलाइन मूवमेंट की कि हम क्या चाहते थे, हम इससे क्या निकालना चाहते थे। बात करते हैं आखिरी की आज इसका क्या रेलिवेंस है, वेदर इट इज रेलिवेंट टुडे। क्योंकि आपको देखने में आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग में ही नहीं जाते, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। क्या ये अपना रेलिवेंस आज खो रहा है? क्योंकि दोस्त 1991 में यूएसएसआर का हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। अब जब दो सुपर पावर रही नहीं, आज तो मल्टीपल पावर्स चल रही हैं वर्ल्ड एरिना में। हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना एक अलग ही इंटरेस्ट लेके जुड़ रही है। कोई भी एक ऐसे सुपर पावर नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसमें की लड़ाई चल रही हो, ठीक है। इंडिया भी आज इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया की जरूरत सबको है, चाइना, रशिया, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर जो है, अगर मैं आज उसको डिपिक्ट करना चाहूं तो किसके बीच में चल रही है? वो चल रही है यूएस और दूसरा रशिया और चाइना। मतलब एक साइड है यूएस, दूसरी साइड है रशिया और चाइना। हम देख रहे बहुत टाइम से कि रशिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं
काफी सालों में बहुत बेहतर हुए हैं और इंडिया का जो टिल्ट है अगर आप देख पा रहे हो तो रशिया को छोड़ के हम यूएस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम खैर आज भी हम अपने इंटरेस्ट के थ्रू टिल्ट करते रहते हैं और नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पॉलिसी है, बहुत से लोग उसको आज ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि हमको किसी भी देश के साथ, एक देश के साथ मर्ज होना चाहिए, अलायंस टाइट बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन आती है तो वी शुड गेट एंड वी माइट गेट देयर सपोर्ट। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी थी अबाउट द नॉन अलाइन मूवमेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत सी चीजें समझी होंगी, बहुत सी चीजें सीखी होंगी। अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक और उनको भी शायद इस चीज से कुछ जानने को मिले। तो इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।